मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने मेरे से पढ़ा है। आई एम होपिंग कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट्स अच्छे से देखे होंगे और आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ? रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था, कौन कौन सी रिसोर्सेज होती है, कि कैसे कैटेगराइज करते हैं रिसोर्सेज को, ये सारी चीजें पढ़ा था। चलिए, अब आप लोगों को सिस्टम पता लग गया कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। हम हमेशा चैप्टर का थोड़ा सा समरी पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर चैप्टर को 1 बाय 1 लाइन हम पढ़ेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे और लास्ट में हमारा टाइम आता है रिकैप का या असेसमेंट का, जिससे आप लोग ये जान सकते हो कि आपको ये चैप्टर कैसे, कितना और कितने अच्छे से समझ आया। वो हम कैसे जान सकते हैं? जब हम सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन आंसर्स किसी भी चैप्टर के बाद में सॉल्व करेंगे ना, तो वो टेस्ट आप लोगों का होगा, है ना। आई नो हम सारे क्वेश्चंस डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे, आंसर्स भी करेंगे, बट कोशिश आप लोगों ने सबसे पहले करनी है आंसर देने की। ठीक है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है ये आपको कितना समझ में आया, भले ही गलत हो आंसर, बट यू हैव टू ट्राई। ओके, सो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं। तो चलिए फिर हम ऐसे ही चैप्टर 2 को भी शुरू करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट में हमने रिसोर्सेज पढ़े थे, इसमें हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे मैम ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? अब मैंने अभी बता दिया तो फिर चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो मैं ये बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स जिसका नेम है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, कौन कौन सी है, कैसे कैटेगराइजेशन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मीन पॉपुलेशंस। हमारे इंडिया में कैसे पॉपुलेशन का सेंसस होता है ना, कैसे सेंसस निकाला जाता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे सबसे कम है, पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, कैसे डिक्लाइन कर रही है। आज के टाइम पे इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पे है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी इन पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए, है ना। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को उसका कंपोजिशन कैसा है, कौन कौन से कैटेगरी के कौन कौन से लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, एज ग्रुप क्या है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम उसको इस क्लास में और इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और ये चीज भी है, अगर चैप्टर बड़ा होगा तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। ओके, तो शुरू ही हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही का नाम ही है ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हम उसको पढ़ने से शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके सब पॉइंट्स जितने भी है वो कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, so human resources is any person who is competent for supplying skills or knowledge to help an organization achieve its business goal. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम लोग कैसे एक रिसोर्स के तौर पे काम आएंगे हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तभी आजकल बोलते हैं ना ह्यूमन बींग्स को स्किल्स सिखाओ, है ना, ट्रेनिंग्स दो, स्किल डेवलपमेंट करो। क्यों? क्योंकि अगर उनको ये सब चीज की ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट होगा तो हम लोग अपनी कंट्री के लिए एज अ रिसोर्स पर्सन काम करेंगे, है ना। सो वी कैन से ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है किसमें, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए अगर है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, सो वी कैन कॉल द पर्सन हु इज सप्लाइंग स्किल्स और नॉलेज टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कहीं पे भी आप काम करते हैं, अगर उसके गोल्स आप अचीव कर पा रहे हैं, यू आर कॉम्पिटेंट, यू हैव स्किलफुल, दैट मीन्स यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स। ओके, people are a nation greatest resource। हम लोग हमारे नेशन के लिए एक सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। ठीक है, हम लोगों की वजह से ही तो हमारा नेशन इज बिकमिंग पावरफुल एंड पावरफुल। Okay, nature bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demand and abilities that turns them to resources. ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी चीज को एज अ रिसोर्स कैसे बना सकते हैं।
ठीक है, एज अ रिसोर्स कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमने पहली क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था रिसोर्सेस तभी होती थी, पहले भी ये सारी रिसोर्सेस थी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस है चाहे मैन मेड है, बट उसका वो एज अ रिसोर्स कब काम कर पाई, वो सारी चीजें जब उसमें हम लोगों ने अपने इन्वेंशंस की, अपनी टेक्नोलॉजीज लगाई, है ना, नॉलेज लगाई। हवा पानी तब भी थे, बट हवा पानी का यूज कैसे कर सकते हैं हम अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों पे, और उससे किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, वो कब पॉसिबल हुआ, जब हमने उसमें अपना इनपुट दिया। ठीक है, सो तभी कोई चीज रिसोर्सफुल बन सकती है, जब ह्यूमन बींग्स, जब हम जैसे लोग उसमें काम करें। ठीक है, हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज एन अल्टीमेट रिसोर्स। Healthy education and motivate people develop resources as per the requirement. Human resources, like other resources, are not equally distributed all over the world. ये हर जगह equally distributed नहीं है। अगर आप ये देखें पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बेस्ट क्वालिटी की है, एक जैसी है, सब बिल्कुल A1 क्वालिटी के, नहीं, ऐसा नहीं है, वेरिएशन है इसमें। ठीक है, सो दे डिफर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। Their numbers and characteristics also keep on changing. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत सारे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने के लिए। सो वहाँ की कंट्री के पॉपुलेशन, कितनी एज ग्रुप है, कितने मेल फीमेल का रेशियो है, कितने एजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटी क्या है, डेवलप नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ के रिसोर्स, वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स की, वहां के ह्यूमन रिसोर्स को पहचानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपने एक और चीज, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो ही रही है, तो यहाँ एक स्कीम के बारे में बात की है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PKVKY was started in 2015। अब ये जो प्रधानमंत्री विकास कौशल विकास योजना, ये मेन इनका मोटिव यही था कि लोगों को कितना स्किलफुल बना सके, ताकि उनको आगे जाके अगर वो किसी जॉब में जाना चाहें तो उनको कोई दिक्कत ना हो, है ना, वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम पे एक गोल ही हो गया, आजकल स्कूल्स में भी लोग सिर्फ इस पे नहीं वर्क कर रहे हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आए या क्या, वो ऐसे काम करें ताकि वो कुछ नई स्किल्स भी सीख पाए। So Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana was started in 2015, aiming to train 1 crore Indian youth from 2016 to 2020. The objective of the scheme is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existence wage अर्नर्स, है ना, इनको ट्रेनिंग देने का काम, इनको स्किल देने का काम इसमें था, और इन्होंने अपना जो रखा था कि कितने एम रखी थी, वो 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेनिंग देने की बात की थी। ठीक है, सो ये भी हमारी गवर्नमेंट्स भी इसमें वर्क कर रही है। ठीक है, कि कैसे हमारे यूथ एक पावरफुल नेशन बना सके। ठीक है, क्योंकि जो यूथ में पावर होती है ना, वो ये एक ऐसा पीरियड होता है जो यही लोग होते हैं जो ज्यादा हमारी कंट्री के लिए बेस्ट अपना दे सकते हैं। सो इनके लिए मेन थी ये स्कीम्स। आप देखते हैं, हमने ह्यूमन रिसोर्स देख लिया, समझ में भी आया आपको क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों एक कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है क्यों। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर अर्टली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंट्री एज वेल एज द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए देखिए, अगर इंडिविजुअल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंसान बहुत कॉम्पिटेंट है, कोई स्किलफुल है, तो उसके लिए कैसे, उसको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है ना, उसको कोई आगे दिक्कत होगी नहीं, और कंट्री के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हाईली एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड पीपल आर प्रोड्यूस्ड मोर एंड highly educated and trained people can produce more and more efficiently as well as assist other people in improving and using the capacity and potentialities to the utmost। मतलब यही लोग होते हैं जो खुद तो अच्छा करते हैं और लोगों को भी हेल्प करते थे। ठीक है, ताकि उनको भी वो लोग बूस्ट कर सके। ठीक है, with ever developing skills and aptitudes, the individual has become increasingly proficient in overcoming many serious hurdles. There are many different ways by which people become a valuable resource for the country. The contribution of those who do not work for wages is also very relevant for our country. देखिए, हमारी कंट्री के लिए ये लोग, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि लोगों को स्किल देना, ट्रेनिंग देना, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि
अगर वो कैपेबल है तो वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। So many women in our country do not work outside their homes. ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो वुमेन्स है वो घर के बाहर काम नहीं करती, उनका काम ही इस ऐसे बना दिया जाता है कि उनको घर पे ही करना है। भले वो कितने स्किलफुल हो, उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता। बट आजकल बहुत सारे स्कीम्स, एनजीओज एंड बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे आ गई है जो उन वुमेन्स का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वो लोग अचार हो गए या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत सारे आज के टाइम पे हमारी छोटी छोटी कंपनीज बना दी गई है उनके लिए। सो दे परफॉर्म हाउस होल्ड चोर्स। ऑफ कोर्स वुमेन्स को हाउस होल्ड वर्क में ही इंक्लूड किया जाता था। So when women are educated, they do their household and educate their children in a better way than when they are uneducated. ये तो है, अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगी। अगर वो खुद ही अनएजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगी? By taking care of the children, women contribute to the development of the country. अगर हम वुमेन एज अ वुमेन हम डेवलप्ड, अगर हम एजुकेटेड है तो हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चे पढ़ लेंगे तो आगे का कंट्री हमारी तरक्की पे है फिर तो, है ना? सो वी कैन कॉल बाय टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रंस, वुमेन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज देयर चिल्ड्रंस वुड बिकम ह्यूमन रिसोर्स इन द फ्यूचर। ऑफ कोर्स उनके बच्चे, अगर वुमेन अच्छी पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा पढ़ाएगी एंड उनके बच्चे एज अ ह्यूमन रिसोर्स काम करेंगे, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए। तो इसलिए हमारे लिए ये ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक हमारी बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें, समझ समझ के चीजों को पढ़ें, ताकि हम लोग भी अपनी कंट्री के लिए ऐसा कुछ अच्छा काम कर सके। कुछ इन्वेंशंस, कुछ डिस्कवरी जो आजकल हम देखते हैं स्पेस की, है ना, अच्छे टीचर्स बन पाए हम, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब देखते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? ह्यूमन रिसोर्स पता लग गया, इंपॉर्टेंस पता लग गई। अब हमारी ये जो पॉपुलेशन है, हमारी ये जो यूथ है, यंग जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, सीनियर सिटीजन है, बेबीज है, इन्फेंट्स है, इनकी पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? हमारी इतनी बड़ी कंट्री में पॉपुलेशन किसी तरीके से तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो लेट्स सी, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से लोग एक तरीके से वी कैन से स्प्रेड हो रखे हैं, इसी को बोलते हैं एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख रहे हो आप यहाँ पे एक मैप में आपको शो किया हुआ है कि कितने परसेंटेज ऐसे उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने लोग अफ्रीका में रहते हैं, कितने लोग ऑलमोस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कितने लोग यूरोप में रहते हैं, कितने लोग अमेरिका रहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। So more than 90% of the world population live in about 30% of the land surface। तो ये आपको पता है हमारे पास एक लिमिटेड लैंड है, क्योंकि हमारा ज्यादातर एरिया इज कवर्ड बाय ओशन। तो उस लिमिटेड लैंड में ऑलमोस्ट ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन इट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ये भी है ना, हर जगह सेम पॉपुलेशन नहीं है, बहुत अनइवननेस है, बहुत अनइवननेस है। Some areas are very crowded and some are scarcely populated। कहीं तो आपको बिल्कुल पॉपुलेशन मिलेगी ही नहीं, कहीं बिल्कुल इतनी ज्यादा कि पूछो नहीं। आप दिल्ली जैसे में देख लीजिए, यहाँ आपको कहीं ऐसा होगा ही नहीं कि बिल्कुल खाली रोड और एकदम लोग ना दिखे। यहाँ तो जब तक लोग ना दिख जाए तो हमें पता नहीं चलता, है ना। सो यहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन। वही आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, मेघालय, मिजोरम, वहां आपको एज कम्पेयर टू दिल्ली, नदर्न इंडिया के कंपैरिजन में वहां पे कम पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इज अनइवन, ठीक है। समझ में आ रहा है? वन बाय वन लाइन हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए एक एक लाइन। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये तो आपको पता है, एशिया इज द क्राउडेस्ट वन। एशिया सबसे क्राउडेड है continent. So the crowded area are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America. Very few people live in the high or latitude areas like tropical desert, high mountains and the area of equatorial forest. तो काफी कम लोग इन एरियाज में रहते हैं, हाई माउंटेन्स एंड द एरिया ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, है ना। आपने देखा माउंटेन एरियाज में या जहाँ पे बहुत बारिश हो रही है वहां पे कम लोग आपको दिखेंगे एज कम्पेयर टू आपके नॉर्थ प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे आपके हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, है ना, बिहार, इस साइड की तरफ आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, ठीक है।
सो मेन चीजें ये होती है पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। अभी हम देखेंगे कैसे लोग पॉपुलेशन डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सो मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ टू द इक्वेटोरियल देन साउथ ऑफ इक्वेटोरियल। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड लिव इन द 2 कॉन्टिनेंट लाइक एशिया एंड अफ्रीका। सो आपको ये तो पता है ऑलमोस्ट हमारे 3/4 पॉपुलेशन रहते हैं एशिया एंड अफ्रीका में। ठीक है, एशिया और अफ्रीका इज द 2 कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत पॉपुलेशन आपको मिलेगी एज कंपेयर टू अमेरिका, एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। और ये आपने खुद भी देखा होगा, एशिया तो सबसे पॉपुलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। ठीक है, सो 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन समझ में आया। अब देखते हैं बेटा डेंसिटी कैसी, डेंसिटी मतलब कितने लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिटरमाइन करती है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन से में सबसे कम है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये बहुत अनइवन स्प्रेड है और हमारा एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है एज कंपेयर टू द अदर कॉन्टिनेंट। तो अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है हमारी। So the population density is the number of people living in a unit area of a earth surface. Population density क्या बोलते हैं, एक यूनिट एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं। So the population density is the number of people living in a unit area of a earth surface. एक यूनिट एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं is the density of the population. It is normally expressed as per square kilometer. So इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पीपल 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम होल वर्ल्ड की बात करें तो एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 51 नॉर्मली, ऑन एन एवरेज बताया है, इसमें एवरेज बोला है। ठीक है, सो अगर कोई पूछे वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, दैट इज 51 पर स्क्वायर किलोमीटर। South Central Asia has the highest density of population followed by East and the Southeast Asia. तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंपॉर्टेंट है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी स्टेट की, किसी कंट्री की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे पता चलता है कि उधर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, कैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन सी चीजें डिपेंड होती है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे आपके सामने 5 फैक्टर्स दे रखे हैं, ये हुए। अब वन बाय वन देखिए। चलिए, फर्स्ट है बेटा टोपोग्राफी। क्या है बेटा, टोपोग्राफी। So people prefer to live in plains rather than mountains and plateau, as farming and manufacturing activity can easily be developed on plains. Plains occupy about half of the world land surface but support more than 90% of the world population. Topography means क्या होता है, जो हमारा people prefer to live in, ये तो आपने देखा ना, मतलब topography means कैसा लैंडस्केप, कैसे ज्योग्राफी में लोग रहना पसंद कर रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें माउंटेन और प्लेट्यू में, हम देखेंगे वहां कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग आपको प्लेन एरियाज में मिलेंगे। सो प्लेन्स ऑक्युपाइड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड बट सपोर्ट मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो प्लेन एरियाज में ऑलमोस्ट 90% हमारी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, रहती है ना, एज कंपेयर टू माउंटेन एरियाज में आपको इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलती है। वहां पे क्यों, क्योंकि वहां पे सर्कमस्टांसेस इतने हार्ड होते हैं, है ना, लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, तो वहां कम लोग रहते हैं। अगला है बेटा क्लाइमेट। So region with very hot or very cold climate are generally avoided by people. ये तो है, जहां बहुत गर्मी है और जहां बहुत सर्दी है वहां लोग कम रहना पसंद करते हैं, वहां लोग अवॉइड करते हैं। That is why the equatorial Africa and the polar region of Russia, Canada and Antarctica have practically no population. इसलिए आपने देखा इन एरियाज में आपको कोई पॉपुलेशन मिलेगी ही नहीं। रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका साइड आपको कोई पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, वहां कम लोग रहते हैं। So regions such as Western Europe and East Asia having temperate climate with moderate rainfall and hence they are densely populated. और यही अगर रीजन हम यूरोप के देखें, है ना, एशिया के देखें, ये पॉपुलेटेड है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, रेनफॉल भी हो रही है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, अगला सॉइल, अगला फैक्टर है सॉइल। सॉइल क्या चीज होती है? सो टोपोग्राफी, क्लाइमेट आपको पता लगे, अब सॉइल के बारे में देखते हैं। सॉइल क्या होती है? इट इफेक्ट्स एग्रीकल्चर एंड हेल्प it affect agriculture and help us in obtaining food, clothing and shelter. सॉइल क्या किसी जगह की सॉइल कैसे इफेक्ट करती है? अगर वहां सॉइल अच्छी है तो वहां खाना पानी की कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना? सो इट इफेक्ट्स एग्रीकल्चर एंड हेल्प अस इन ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। सॉइल हमें हेल्प करती है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर के लिए। Thus fertile lands such as those of Ganga and Brahmaputra in India, the Hawahu and the Yanzing kings in China and the Nile Valley in Egypt are the some of the densely populated area. अब देखिए सॉइल क्या कैसे इफेक्ट करेगी किसी की पॉपुलेशन को। देखिए ध्यान से सुनिए, पहले क्लाइमेट समझ में आएगा कि ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा वहां पे लोग नहीं रहते। सॉइल मीन्स सॉइल, अगर वहां की सॉइल फर्टाइल है ना, वहां की सॉइल फर्टाइल है तो वहां लोग ज्यादा रहते हैं। अगर सॉइल फर्टाइल है तो वहां लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे लोगों की पॉपुलेशन होगी। क्यों? क्योंकि उनको खाना पानी की दिक्कत नहीं होगी। और जहां अनफर्टाइल सॉइल है वहां लोग कम रहेंगे। ठीक है, तो सॉइल इस तरीके से डिटरमाइन करती है। ठीक है, आगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी चीज है इंपॉर्टेंट। पानी, अगर पानी मिल रहा है तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। सो वाटर इज फाउंड इन अबंडेंस इन ट्रॉपिकल मॉनसून लैंड्स, especially in the river valley and delta, which leads to a high density of population. अगर वहां पानी मिल रहा है तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां लोग ज्यादा रहेंगे। Desert and mountain have scarce water resources, hence are sparsely populated. जहां पानी की कोई दिक्कत नहीं है वहां लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मिनरल रिसोर्सेज, कि वहां मिनरल्स कितने पाए जाते हैं। So minerals have greatly attracted people since ancient times. The diamond mines of South Africa and the discovery of oil fields in the Middle East are the such prime example of it. So ये बेटा जो 5 मैंने पॉइंट्स बताए ना, किसी की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये चीजें इफेक्ट करती है वहां की पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। अगर वहां पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, पानी अच्छा है, सॉइल अच्छी है, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अनदर थिंग जहां पे इतनी ज्यादा क्या नहीं हो बेटा, जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके का, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 इसका। ठीक है, पार्ट 1 में चीजें समझ आई। हमने क्या चीजें देखी? सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स के बारे बाद में हमने क्या देखा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन का, एंड उसके बाद पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। क्लियर हुई चीजें? समझ में आई? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क। यहां तक हमारा पार्ट 1 में हो गया, तो इस पार्ट 1 को अच्छे से पढ़िए, फिर हम शुरू करेंगे पार्ट 2 में आपका सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर से। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड ये ना सॉरी फॉर दैट, वो वाला काट देना। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी इसी पार्ट में मैं कर देती हूँ, फिर अगला ना न्यू टॉपिक है तो वो सेकंड पार्ट में हम करते हैं, है ना। तो वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी इसी में इंक्लूड कर देना प्लीज। सो अब आपको ये चीज समझ आ गई, आपकी ज्योग्राफी फैक्टर कौन से हो गए, कि ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट करती है पॉपुलेशन के लिए, कि वहां का वाटर फैसिलिटीज, वहां की सॉइल, वहां की टोपोग्राफी। अब देखते हैं हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी जगह की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सो रिलीजियस, कल्चर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हमारे रिलीजियस, कल्चर, इंडस्ट्रियल ये अट्रैक्ट करते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ की डेवलपमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है। ऑफ कोर्स दिल्ली जैसे में लोग क्यों आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ लोग ज्यादा आते हैं। रूरल एरिया से भी बहुत लोग आते हैं काम की तलाश में। ठीक है, सो वहां इसलिए आप देखते हो पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो सम सिटीज इन इंडिया सच एज वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, पुरी इन उड़ीसा, कांचीपुरम in Tamil Nadu, Tirupati in Andhra Pradesh, Vatican City in Jerusalem are the few examples of religious centers.
Cities such as Mumbai, Bangalore, Kolkata, Delhi, New York and Tokyo are the example of industrial and the commercial center. अब आपको पता है दिल्ली मुंबई को तो हम इंडस्ट्रियल सेंटर ही कहते हैं. So during the colonial period, many imperialistic countries engaged slaves and the workers to work on the plantation and the mines in Africa and America. During the British rule, India workers were taken to and settled in Malayalam, Fiji, Mauritius, Suriname, etc. to work for plantations. So ये तो हमने देखा है किस तरीके की इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्स सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं. ड्यू टू पैसों के लिए लोग माइग्रेट हो जाते हैं. माइग्रेशन सुना होगा. सिटी टू सिटी भी हो जाते हैं, स्टेट टू स्टेट भी हो जाते हैं और कंट्री टू कंट्री भी हो जाते हैं, ताकि उनको वहां पे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. मोस्टली तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं. दूसरा रीजन होता है बेटा, अगर जैसे मैरिजेस हो गई तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तब भी पॉपुलेशन चेंज हो जाती है ना. तो ये रीजन है हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है. तो यहां तक है हमारा पार्ट 1. चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 में हमने यहां तक डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है. अब बेटा हम आपसे इसके आगे का सेकेंड पार्ट में करेंगे. तब तक के लिए फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए. ठीक है. चलिए फिर. थैंक यू सो मच माय डियर लर्नर्स. हैव अ गुड डे. बाय बाय.